तो दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट डैशबोर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप इस डैशबोर्ड्स को देख पा रहे हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर चेयर्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्सों की पूरा का पूरा डाटा वैलिडेशंस का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो जैसे ही मैं बाइंडर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए जैसे ही मैंने बाइंडर पे क्लिक करा, तो यहाँ पर बाइंडर की इमेज दिखाई दे रही है आपको। मार्केट यानी कि किस मार्केट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बाइंडर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्केट है, यूएस मार्केट है, एपिक है, अफ्रीका है और EMEA मार्केट है। 2007 यहाँ पर हमने ईयर्स दिए हुए हैं, 2014 के अकॉर्डिंग, 2015 के अकॉर्डिंग और 2016 के अकॉर्डिंग। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का आप मार्केट वाइज और ईयर वाइज आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन का यूज किया है। इस डैशबोर्ड्स का सिर्फ आप प्रोडक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, इस डैशबोर्ड्स के लिए आप सेल्स के यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी चीज को लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं HR का डैशबोर्ड डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के नेम लिख सकता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज की ID डाल सकता हूँ। किसी भी तरीके से आप अपने डैशबोर्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं बाइंडर की जगह अगर मैं DSLR को सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर आपको DSLR की इमेज दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर मैं फोन को सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर आपको फोन की इमेज दिखाई दे रही है और उसका ओवरऑल डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये डैशबोर्ड्स के अंदर देख पा रहे हैं आप, फोन की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, फोन मेरा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो दिखाई दे रही है, सेल्स की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है एज पर मार्केट और ईयर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज का मतलब है कि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग मेरी जो इस साल सेल हुई है, वो मेरी सेल कम हुई है या मेरी सेल्स ज्यादा हुई है, उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की रेटिंग दिखाई दे रही है कि मेरी प्रोडक्ट की क्या रेटिंग है, और उस रेटिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एलईडी टीवी को सिलेक्ट करता हूँ, तो एलईडी टीवी की एपिक मार्केट के अंदर 2016 के अंदर 2.5 रेटिंग थी। ऐसे ही यहाँ पर टॉप रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं कि हमारे टॉप रिव्यूज कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको टॉप कमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको मार्केट वाइज आप अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि टोटल मार्केट वाइज मेरा डाटा क्या बोलता है, और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का ओवरऑल डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस डैशबोर्ड्स को हम स्क्रैच से बनाना सीखने वाले हैं। तो स्क्रैच से बनाने के लिए मैंने इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ फाइलों का यूज किया है। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, इसके अंदर एक वर्किंग फाइल है, जिस वर्किंग फाइल के हम ओवरऑल डाटा को यानी कि अपनी कैलकुलेशंस को यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशंस का यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिंक्स का यूज करेंगे और यहाँ पर हम और फार्मूले एंड फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। इसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स की इमेजेस को उठाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर एक नई प्रोडक्ट की टेबल का यूज किया है। इसके बाद ये मेरा डाटा है और इस डाटा को हम प्ले करेंगे। तो इस डाटा के अंदर ये एक नॉर्मल डाटा है, कहीं से लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप का मोड है, ऑर्डर की प्रायोरिटी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, मार्केट, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, और भी यहाँ पर कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स, सेल्स क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिप कोड, रिव्यू, कमेंट और ईयर। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हमने दे रखी है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से आपको इस डाटा को देखना होगा, इस डाटा को समझना होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम इसमें से कुछ नई चीजें करेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ चीजों को देखना है और इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो मैं सेम इस डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने ये डाटा यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैं एक नई शीट इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं फाइल पे गया और मैंने ब्लैंक वर्कशीट ली। ब्लैंक वर्कशीट्स पे मैंने इस डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैंने ये डाटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मेरा ओवरऑल डाटा यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। तो अब हम नई शीट का यूज करेंगे इस ओवरऑल डैशबोर्ड्स को डिजाइन करने के लिए। तो ये मेरी शीट है, इस शीट का हम यूज करने वाले हैं अपने डैशबोर्ड्स को डिजाइन करने के लिए। तो मैं इस शीट को नाम दे देता हूं डाटा। मैंने इस शीट को डाटा का नाम दिया,
और मैं इस शीट को सेव कर देता हूँ। कहाँ पर सेव करता हूँ? मैं इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। तो मैं माई पीसी के ऊपर गया और माई पीसी पे जाने के बाद मैंने डेस्कटॉप और इसको नाम दे देता हूँ सेशन 03 और मैंने आपके बैच कोड का यहाँ पर आपको नाम दे दिया। तो मैंने बैच कोड का नाम दिया और सेशन 03 लिखा और मैंने इस फाइल को यहाँ पर सेव कर दिया। अब इस फाइल के साथ हम प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से डैशबोर्ड्स के अंदर डाटा वैलिडेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डाटा वैलिडेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, यहाँ पर मार्केट ली हुई है और यहाँ पर हमने ईयर लिया हुआ है। तो आप इसको एक्सेल की शीट के अंदर भी ले सकते हैं और आप अलग तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा, मैं यहाँ पर डैशबोर्ड, तो यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड और या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट एनालिसिस। मैंने इसको प्रोडक्ट एनालिसिस शीट का नाम दे दिया। अब प्रोडक्ट एनालिसिस शीट के बाद यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा, आप कैपिटल में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मार्केट, मैंने यहाँ पर मार्केट ले लिया और मार्केट के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर और मैंने यहाँ पर ईयर्स लिख दिया। आप सेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने का क्या फायदा होता है? टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने से हम किसी भी कॉलम को यानी कि किसी भी सेल को हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपने इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख दिया और इसी तरीके से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स मार्केट के लिए लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पर मार्केट के लिए ले सकते हैं और यहाँ पर ईयर्स के लिए ले सकते हैं। तो अब आप किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर सेल का यूज किया है, आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिखाना है, मार्केट यहाँ पर लेने हैं और ईयर्स मुझे यहाँ पर लेने हैं। हम एक नई शीट इंट्रोड्यूस करते हैं और उस शीट का नाम देते हैं वर्किंग फाइल। तो मैंने एक वर्किंग फाइल के नाम से मैं एक नई शीट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्किंग, मैंने यहाँ पर इसको वर्किंग शीट का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस डाटा में से देखिए इस डाटा के अंदर अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट किस कॉलम के अंदर है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो पी कॉलम के अंदर हैं। अब मुझे इन प्रोडक्टों में से, ध्यान से समझिए, मुझे इन प्रोडक्टों में से यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये पी कॉलम है, इसमें से मुझे यूनिक प्रोडक्ट लेनी है। तो यूनिक प्रोडक्टों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने ओवरऑल प्रोडक्ट को, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं वर्किंग फाइल के ऊपर गया। वर्किंग फाइल के ऊपर जाने के बाद मैंने इसको पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यू करा और ओके मैंने हिट कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट रिपीट दिखाई दे रहे हैं। अब रिपीट में जब आपको ऑर्डर दिखाई देते हैं तो हमें इसमें से यूनिक प्रोडक्ट को लेना है। तो यूनिक प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको इसमें से जो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम डाटा टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो हम डाटा के ऊपर आए, डाटा के ऊपर हमने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे आए। अब बताइए कि हम डुप्लीकेट वैल्यू को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो बाकी लोग भी मेरा साथ देंगे और मुझे बताएंगे कि हम डुप्लीकेट को किस तरीके से, तो यहाँ पर हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करने वाले हैं। तो मैंने रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखाई देता है। तो यहाँ पर माई डाटा हैज हेडर्स, मैंने इस पे क्लिक करा कि मेरे डाटा के हेडर्स हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो फर्स्ट रो है वो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर हेडर है। और मैंने ओके हिट किया और जैसे ही मैं ओके हिट करता हूं यहाँ पर आपके 19240 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड एंड रिमूव्ड, 17 यूनिक वैल्यू आर रिमेन्स। तो इस तरीके से मैंने ओके किया और ये मेरे प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू यहाँ पर आ गई। सेम इसी तरीके से हम मार्केट को यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करके ले सकते हैं। तो मार्केट का कॉलम, हमने फिर से मार्केट का कॉलम को सेलेक्ट करा, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर से हम वर्किंग फाइल के ऊपर गए और वर्किंग फाइल के ऊपर जाने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, मैं रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर गया, माय डाटा हैज हेडर्स पे गया और मैंने ओके हिट किया
और फिर से ओके किया, मेरे मार्केट के यहाँ पर रिमूव यूनिक वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ईयर्स को भी ले सकता हूँ। तो ईयर्स के लिए हमारे जो ईयर्स हैं वो सिर्फ 3 ईयर्स हैं, 2014, 2015 और 2016। आप डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट भी इस तरीके से यहाँ पर इन्हें लिख सकते हैं। अब जब हम इस वर्किंग शीट पे काम करते हैं या हम इस वर्किंग शीट को किसी के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, देखिए हमें क्या होता है, यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन, तो मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लिखा कि हम इसका डाटा वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको कलर दे देता हूँ। तो ये एक गुड हैबिट है कि जब आप वर्किंग फाइल्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने किस कॉलम के अंदर, किस रो के अंदर किस क्या यूज किया है। तो यहाँ पर हमने ABC कॉलम के अंदर डाटा वैलिडेशन का यूज किया है। तो फिर से हम प्रोडक्ट के एनालिसिस बोर्ड पे गए, हमने प्रोडक्ट पे क्लिक करा और फिर से हम डाटा के ऊपर गए और यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशंस को बिल्ड करेंगे। हमने डाटा वैलिडेशंस पे क्लिक करा और डाटा वैलिडेशंस के ऊपर आपने डिटेल में वीडियो आपको मैंने दे रखी है। आप डाटा वैलिडेशंस के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इसके थ्रू पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किस वैलिडेशन का यूज करना है, यहाँ पर हमें लिस्ट वैलिडेशन का यूज करना है। सोर्स, अब हम सोर्स को फाइंड आउट करते हैं। हम वर्किंग फाइल के ऊपर गए और वर्किंग फाइल के ऊपर जाने के बाद हमने फोन से लेके लेबल्स तक को सेलेक्ट किया और एंटर हिट किया। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का डाटा वैलिडेशन यहाँ पर बिल्ट हो गया। तो यहाँ पर फोन और यहाँ पर DSLR हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करने वाले हैं, तो हम सेम प्रोसेस को यहाँ से दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लिस्ट पे जाना है और लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स पे क्लिक करना है और सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम वर्किंग फाइल पे जाएंगे और इस बार हमने US का सिलेक्ट करा, मतलब मार्केट को सिलेक्ट करा और ओके हिट किया और यहाँ पर मेरी मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से फिर से हम डाटा वैलिडेशंस के ऊपर गए, लिस्ट के ऊपर गए और लिस्ट के ऊपर जाने के बाद हमने सोर्स को सेलेक्ट किया, वर्किंग फाइल के ऊपर गए, हमने ईयर्स को सेलेक्ट किया, एंटर हिट किया और ओके हिट किया। तो ये मेरे डाटा वैलिडेशंस यहाँ पर लग चुके हैं। डाटा वैलिडेशन के बाद अब हमारे प्रोडक्ट डैशबोर्ड के अंदर जो सेकंड चीज दिखाई दे रही है वो हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस को अब हम किस तरीके से लेके आएंगे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए देखिए मैं वर्किंग फाइल के ऊपर गया और वर्किंग फाइल के ऊपर मैं यहाँ पर लिंक लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिंक्स लिखे और लिंक्स लिखने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट, मार्केट और ईयर्स को यहाँ से कॉपी किया और इनको कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा और यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल पे गए और मैंने यहाँ पर इनको ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि ये मेरे जो हॉरिजेंटल थे मैंने इनको वर्टिकली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आप लोगों को पता ही है। अब मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट को आपकी डैशबोर्ड के अंदर सेलेक्ट करता है, तो मैं प्रोडक्ट के एनालिसिस बोर्ड पे गया और मैंने पर्टिकुलर B4 सेल, यानी कि जिस सेल के ऊपर मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया है वहां पर मैंने एंटर हिट किया और यहाँ पर आपको DSLR दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैंने इजिकल टू, रेफरेंस के लिए हम इजिकल टू का यूज करते हैं। मैं प्रोडक्ट के एनालिसिस बोर्ड पे गया और मैंने मार्केट यानी कि मैंने H4 सेल के ऊपर क्लिक करा और एंटर हिट किया, मेरा यहाँ पर आ गया। ऐसे ही मैं ईयर्स पे प्रोडक्ट के एनालिसिस पे गया, मैंने मैंने यहाँ पर इजिकल टू लिखा। इजिकल टू लिखने के बाद प्रोडक्ट के एनालिसिस के ऊपर गया और यहाँ पर हमने फिर से इस पे यानी कि L4 को सेलेक्ट किया और एंटर हिट किया और यहाँ पर मेरा ईयर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमने पढ़ा था एक इनडायरेक्ट फंक्शंस को हमने पढ़ा हुआ है। अब हम इनडायरेक्ट फंक्शंस की बात करेंगे और हम नेम रेंज की बात करने वाले हैं कि नेम रेंज क्या होता है और इनडायरेक्ट फंक्शंस का हम इसमें किस तरीके से यूज करते हैं। अब जो हमारा मेन डैशबोर्ड था इसके ऊपर हमें इस इमेज को लेके आना है ताकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें तो ये इमेज यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे। तो इस इमेज को किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं। तो हमने एक और फाइल ली और इस सीट का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। तो मैंने इस शीट को नाम दिया प्रोडक्ट। तो हम इस शीट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे दिए। मैं वर्किंग फाइल में गया और मैंने अपने सारे प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद मैं इसको प्रोडक्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट करे। अब हम यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा बिग कर देता हूँ और मैंने कॉलम्स और रोज की विड्थ को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कॉलम और रोज की विड्थ को, हाइट और विड्थ को मैंने यहाँ से इंक्रीज किया और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। इसमें लेने के बाद मैंने इसे सेंटर अलाइन करा, अपने अकॉर्डिंग इनको सेंटर में लेके आया। अब हमें ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम नेम मैनेजर की बात करने वाले हैं। देखिए नेम मैनेजर क्या होता है। जब हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक हमें नेम बॉक्स दिखाई देता है, यानी कि उस सेल का रेफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने H1 के ऊपर क्लिक करा हुआ है तो मुझे H1 सेल रेफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं I2 पे क्लिक करता हूं तो मुझे I2 सेल रेफरेंस दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से आपको ये समझना पड़ेगा। तो I2 सेल रेफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जो सेल रेफरेंस होता है ये क्या होता है? सेल रेफरेंस होता है, ये एक्सेल के अंदर प्री बिल्ट फार्मूले होते हैं जो कि एक्सेल की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम इन नेम रेंज को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर नाम लिखा, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर गुरुदत्त और शर्मा लिखा, समझिए। और मैं इस नेम रेंज को यहाँ पर यहाँ पर मैंने गुरुदत्त शर्मा लिखा है और यहाँ पर मैं गुरुदत्त लिख रहा हूँ, गुरुदत्त। तो मैं नेम रेंज को चेंज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये जो मेरी I1 जो मेरी नेम बॉक्स है, मैं यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसका नाम कुछ भी देना चाहता हूँ, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ फोन देना चाहता हूँ, मैं इसका नाम प्लांट 2 देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो नाम को देते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप नाम देंगे तो मैं नाम अलग अलग तरीके से देके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर गुरुदत्त लिखा, मैंने गुरुदत्त लिखा और एंटर हिट किया तो यहाँ पर एक नाम यहाँ पर एंटर हो गया। तो अब कभी भी मैं I1 के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो आपको नेम रेंज के अंदर गुरुदत्त दिखाई देगा। यानी कि मैंने कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के अंदर अपना एक फार्मूला डिजाइन कर दिया है ताकि मैं उस सेल रेफरेंस को याद रख सकूं। देखिए I4, I6, K4 इस तरीके से सेल रेफरेंस को, नाम को याद करना बड़ा टफ होता है। तो अब हम अपने अकॉर्डिंग नेम बॉक्स के अंदर फार्मूले को लिख सकते हैं। तो मैंने गुरुदत्त लिखा तो यहाँ पर गुरुदत्त लिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको गुरुदत्त की जगह, मान लीजिए मैं यहाँ पर I की जगह अगर मैं K को नाम देना चाहता हूँ, मैं K1 को भी नाम देना चाहता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। पहले मैंने न्यूमेरिकल कैरेक्टर लिखा और मैं गुरुदत्त लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल कैरेक्टर लिखा है मैंने, फिर मैं गुरुदत्त लिख रहा हूँ और मैं एंटर हिट कर सकता हूँ, तो मुझे वो एरर देगा, क्योंकि नेम रेंज कभी भी न्यूमेरिकल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होती, ना ही स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का नेम रेंज देते टाइम सबसे पहले यूज नहीं करना है, तो ये मुझे आपको एरर देगा। तो आपको कभी भी 1 गुरुदत्त या @गुरुदत्त या मुझे जैसे हाइफन गुरुदत्त इस तरीके से नाम नहीं देने। और दूसरी बात, जब आप नेम रेंज को डिजाइन करेंगे, देखिए मैं फिर से नेम रेंज दे रहा हूँ K2 को, तो मैंने गुरुदत्त लिखा, गुरुदत्त के बाद मैंने स्पेस दिया और मैंने शर्मा लिखा। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे ये फिर से एरर दे रहा है कि इनवैलिड, क्योंकि हम नेम रेंज को जब डिजाइन करेंगे तो हमें उसके बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते। अब मैं फिर से लिखता हूं, मैं लिखता हूं गुरुदत्त _ शर्मा और मैं एंटर हिट करूंगा तो ये नेम रेंज यहाँ पर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के लिए कोई भी अपनी नेम रेंज को डिजाइन कर सकते हैं ताकि आप उस फार्मूले को याद में रख सकें। तो इस तरीके से आपको नेम रेंज डिजाइन करनी है। अब बाद में मान लीजिए मैं एम को भी एक नेम रेंज देना चाहता हूं, तो मैं इस एम को नेम रेंज देना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं इसको नेम रेंज देना चाहता हूं लैपटॉप या प्लांट 2। तो मैं कैसे दूंगा, मैंने एम के ऊपर सेलेक्ट करा, मैं नेम रेंज के ऊपर गया यानी कि नेम बॉक्स के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर प्लांट _2, हाइफन भी नहीं देना, आपको अंडरस्कोर का यूज करना है, _2 लिखा और एंटर हिट करा और मेरी नेम रेंज यहाँ पर बिल्ट हो गई है। अब जो भी मैंने नेम रेंज बिल्ट करी है, यहाँ पर मैंने गुरुदत्त शर्मा या जो भी मैंने जिस भी सेल को मैंने जो भी नेम रेंज दी है
उनको आप फार्मूले के अंदर जाके नेम मैनेजर के अंदर देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहली नेम रेंज दी है गुरुदत्त, तो ये मेरी गुरुदत्त है। जैसे ही आप इस रेफरेंस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर सेल पे लेके जाता है जो आपने नेम रेंज डिजाइन की होती है। देखिए जैसे ही मैंने रेफरेंस पे क्लिक करा तो मुझे वो K1 के ऊपर लेके आ गया, तो मेरी ये नेम रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से मैं गुरुदत्त के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो मुझे I1 सेल के ऊपर लेके आ गया। तो इस तरीके से आपने नेम रेंज को डिजाइन कर दिया। अब नेम रेंज को डिजाइन करने के बाद आप नेम रेंज को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो मैंने गुरुदत्त की जो नेम रेंज दी थी वहां पर मैंने K1 सेल का यूज किया था। अगर मैं इस K1 सेल की जगह मैं यहाँ पर कोई नई इस K1 का यूज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ QR1 का या सिर्फ R1 का यूज करना चाहता हूँ, और या मैं QR को दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी इस तरीके से भी नेम रेंज दे सकता हूँ। या मैं इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी नेम रेंज को दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से पूरे के पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करा तो आपने देखा Q1 से S2 तक ये नेम रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो गई और मैंने एंटर हिट किया और ये मेरी नेम रेंज यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिजाइन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर फिर से रेफरेंस पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि वो ओवरऑल जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से आप नेम रेंज के ऊपर आ गए। आप यहाँ से नेम रेंज को एडिट कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया। आप इस नेम रेंज को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इन तीनों नेम रेंज को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ और मैंने डिलीट किया और मैंने ओके हिट किया और ये मेरी नेम रेंज यहाँ पर डिजाइन हो गई। इस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के लिए नेम रेंज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं आप, और वन बाय वन जाके भी आप नेम रेंज को डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप नेम रेंज पे जाएंगे, आप न्यू पे जाएंगे। अब न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुरुदत्त, या फिर मैं जो नेम रेंज देना चाहता हूँ, मैं नेम रेंज देना चाहता हूँ लैपटॉप, LAPTOPS। मैंने लैपटॉप नेम रेंज दी। और नेम रेंज में कौन सी नेम रेंज देना चाहता हूँ ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर नेम रेंज देना चाहता हूँ, मैंने रेफरेंस को डिलीट किया और मैं लैपटॉप को जो नाम देना चाहता हूँ वो मैं B3 सेल को लैपटॉप का नाम देना चाहता हूँ और मैंने ओके हिट किया। तो अब मेरा जब भी मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रेफरेंस पे जाता हूँ तो देखिए मेरी B3 सेल सेलेक्ट हो जाती है। तो अब हमें इसी टेक्निक का यूज करना है नेम रेंज को बिल्ड करने के लिए। तो मैंने ओके हिट किया, फिर से नेम रेंज मेरी दिखाई दे रही है और मैंने यहाँ से डिलीट किया और मैंने ओके हिट किया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5, ये B6, ये जो भी आपको जो नेम बॉक्स के अंदर जो नेम रेंज दिखाई दे रही हैं, हमें इनको नेम रेंज देनी है। यानी कि आपको जो सेल की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, आपको इनके सेल का जो रेफरेंस है उनको चेंज करना है और अपने अकॉर्डिंग इनको नेम रेंज देनी है। तो मैं B1 को जो नेम रेंज देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ फोन। ऐसे ही मैं B2 को क्या नेम रेंज देना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ DSLR। लैपटॉप यानी कि B3 सेल को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ लैपटॉप। तो इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास 1000 नाम है, तो मैं क्या एक एक करके सबका नाम दूंगा? नहीं। अब हमें इन सबको मल्टीपल तरीके से एक साथ नेम रेंज के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको जो नाम देने हैं आपको उस सेल को भी सिलेक्ट करना है और जिस जगह नाम देने हैं उस सेल को भी सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से ए को भी सिलेक्ट करा और बी को भी सिलेक्ट करा और ओवरऑल सारे डाटा को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ए सेल के अंदर जो भी नाम लिखे हुए हैं वो मैं B1 सेल को देना चाहता हूँ नेम रेंज। तो यहाँ पर आपको अब नेम रेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आप एक साथ भी नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये आपसे पूछ रहा है इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद कि क्रिएट नेम रेंज फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट नेम रेंज फ्रॉम सिलेक्शंस तो कहां पर है? आपका जो सिलेक्शंस है वो कहां पर है? तो मैंने कहा जो लेफ्ट कॉलम है वो वहां से आप नेम रेंज को उठा सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट कॉलम पे टिक किया और ओके हिट किया और जैसे ही मैंने ओके हिट किया तो आप देखेंगे कि अगर मैं B1 पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फोन दिखाई दे रहा है, DSLR पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर DSLR दिखाई दे रहा है, मगर मैं B3 पे जाता हूं तो यहाँ पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारी नेम रेंज अपने आप यानी कि क्विक आपने डिजाइन कर दी। अगर मैं नेम रेंज पे फिर से जाता हूं तो जो भी नेम रेंज हमने डिजाइन करी है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मैं आर्ट पे क्लिक करता हूं तो फिर देखिए मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं
कि ये आपको कहाँ पर ले गया, ये आपको जो आपने नेम रेंज डिजाइन की थी यानी कि B13 जो आपने नेम रेंज बनाई थी, अब उसका क्या नाम हो गया है, उसका नाम हो गया है आर्ट। इसी तरीके से आप सारी की सारी नेम रेंज को यहाँ से देख सकते हैं। B1 का क्या नाम हो गया है, B1 का नाम हो गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने नाम चेंज कर दिए। B1 फोन नाम हो गया है, B2 का नाम DSLR हो गया है, B3 का नाम लैपटॉप हो गया है, फिर LED टीवी हो गया है, फिर टेबल हो गया है। इस तरीके से हमने नेम रेंज को यहाँ पर डिफाइन किया है। तो नेम रेंज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत समझने से मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेम रेंज को डिजाइन कर चुके हैं। नेम रेंज के बाद क्या बात आती है, देखिए नेम रेंज को डिजाइन करने के बाद अब हम अपने यहाँ से, मैंने जो पुराना नया डैशबोर्ड बनाया था यहाँ पर मैंने पिक्चर्स को कॉपी किया हुआ है। तो आप पिक्चर्स को कहीं से भी कोई भी पिक्चर्स को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इन पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इन पिक्चर को पेस्ट किया और ये यहाँ पर सारी पिक्चर्स आ गई। अब मैं इन पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर देता हूँ। तो फोन के अंदर मैंने फोन की पिक्चर रखी बॉक्स के अंदर, DSLR के अंदर मैंने DSLR की पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप की पिक्चर का स्पेस बना दिया, LED टीवी की जगह LED टीवी का स्पेस बना दिया। इसी तरीके से आप और भी पिक्चर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, तो बाइंडर्स हमारा कहाँ है, बाइंडर्स मेरा ये है और मैंने यहाँ पर इस पिक्चर को यहाँ पर ले लिया। अब हम सीखेंगे कुछ नया और कुछ नया तरीके से करने का। एक कंप्यूटर के अंदर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक फार्मूला होता है इनडायरेक्ट फार्मूला। तो अब हम इनडायरेक्ट फार्मूले को डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो इनडायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट फार्मूला होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर A1 लिखा हुआ है और अब मैं इजिकल टू करता हूं और यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखता हूं। तो जैसे ही मैंने इन लिखा तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन दिखाई दे रहा है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ध्यान से समझिएगा, किसी भी टेक्स्ट को वो आपके फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हमने अपनी नेम रेंज के अंदर जो हमने या तो फार्मूले को डिजाइन किया है या एक्सेल के अंदर जो प्री बिल्ट फार्मूले हैं। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस A1 पे क्लिक किया यानी कि L5 पे क्लिक करा, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर हिट किया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि A1 कॉलम के अंदर, A1 कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था, A1 को उसने टेक्स्ट को फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर दिया और A1 में यहाँ पर डाटा वैलिडेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर A3 करता हूं तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सही जवाब यहाँ पर दिखाई देगा फोन। अगर मैं यहाँ पर B3 करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा, बिल्कुल US, यहाँ पर मुझे US दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर 3B करता हूं या 3C करता हूं, मान लीजिए मैं 3C करता हूं यहाँ पर, तो मुझे क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सही जवाब कि यहाँ पर आपको रेफरेंस एरर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सेल के अंदर कोई भी नेम रेंज न्यूमेरिकल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होती। तो मैं 3C करता हूं और एंटर करता हूं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस दिखाई दे रहा है 3C। तो 3C यहाँ पर आपको रेफरेंस एरर दिखाई दे रहा है। तो अब हमने किस फार्मूले को सीखा, हमने सीखा इनडायरेक्ट फार्मूले को। तो फिर से हम यहाँ पर इनडायरेक्ट, मैं यहाँ पर इजिकल टू और मैंने इनडायरेक्ट लिखा और इनडायरेक्ट पे क्लिक करा और हमने रेफरेंस कोई भी, या हमारे रेफरेंस यूनिक रेफरेंस भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसकी जगह यहाँ पर DSLR पे क्लिक कर देता हूँ, I2 पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैंने I2 पे क्लिक करा तो I2 सेल के अंदर अभी 0 है, तो I2 सेल के अंदर, क्योंकि DSLR का हमने कोई भी फार्मूले के अंदर नेम रेंज नहीं दे रखी है, तो इसीलिए वो 0 दिखाई दे रहा है। तो एरर नहीं दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे एक्सेल के अंदर DSLR नाम की कोई भी नेम रेंज अभी डिजाइन नहीं हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से और आपको प्यार से समझना पड़ेगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शन क्या काम करता है, इनडायरेक्ट फंक्शन काम करता है कि आपके किसी भी टेक्स्ट को फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ इनडायरेक्ट, तो मैंने इजिकल टू लिखा और मैंने इनडायरेक्ट लिखा और ये मेरा इनडायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट भी आप इनडायरेक्ट फार्मूले को
लिख सकते हैं। तो मैं फिर से नेम रेंज के अंदर गया और नेम रेंज के अंदर हम फिर से एक नया फार्मूला जनरेट कर रहे हैं। क्या फार्मूला जनरेट करेंगे, हम न्यू के ऊपर गए। न्यू के ऊपर जाने के बाद मैं नए फार्मूले को नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट। तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैंने क्या नाम दिया था, PRODUCT। मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया और जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस के अंदर मैंने सब चीजों को डिलीट किया और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इनडायरेक्ट, और मैंने टाइप किया इजिकल टू इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट की जगह यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं DSLR यानी कि जो मेरी डायनामिक रेंज बनानी है, इस बार मुझे डायनामिक रेंज बनानी है, तो मैंने यहाँ पर I2 पे सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। मैंने यहाँ पर इस तरीके से नेम रेंज डिजाइन कर दी और नेम रेंज डिजाइन करने के बाद मैंने ओके हिट किया। तो जैसे ही मैंने ओके हिट किया तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट की एक नेम रेंज डिजाइन हो गई है। मैं इस नेम रेंज पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं इस नेम रेंज पे क्लिक करूंगा तो देखिए I2 के अंदर DSLR लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो मुझे ये एकदम से मुझे B2 सेल रेफरेंस के ऊपर ले आया। आपको याद होगा कि हमने B2 सेल रेफरेंस का क्या नाम दिया था, हमने B2 सेल रेफरेंस का नाम दिया था DSLR। अगर हमारा अब ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर DSLR की जगह यहाँ पर अगर जब हम चेंज करेंगे, जो कि हमने यूज किया था कि मान लीजिए मैं अपने डैशबोर्ड्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर मैं DSLR की जगह यहाँ पर जो चेंज करता हूँ लैपटॉप, अगर मैंने यहाँ पर लैपटॉप चेंज किया है तो मेरी वर्किंग फाइल के अंदर यहाँ पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जो मेरी प्रोडक्ट की नेम रेंज थी, जो मैंने नई नेम रेंज डिजाइन की थी प्रोडक्ट के नाम से, ये नेम रेंज डिजाइन की थी, तो यहाँ पर I2 है और मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे लैपटॉप वाले बॉक्स के ऊपर लेके चला गया, यानी कि B4 के ऊपर लेके चला गया। तो ये इस तरीके से मैंने डायनामिक नेम रेंज को डिजाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पर सारी ओवरऑल अपनी नेम रेंज को डिजाइन कर दिया। एक तो मैंने पिक्चर्स के लिए नेम रेंज डिजाइन करी कि मेरे प्रोडक्ट DSLR हम किस तरीके से पिकअप कर सकते हैं। दूसरी नेम रेंज हमने यूनिक डिजाइन करी ताकि हम यहाँ पर इस कॉलम को डायनामिक तरीके से उठा सकें। तो नेम रेंज को डिजाइन करने के बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि हम पिक्चर्स को किस तरीके से लेके आ सकते हैं। पिक्चर्स को लाने के लिए हमें कैमरा टूल का यूज करना है। अब ये कैमरा टूल क्या होता है, तो कैमरा टूल आपको यहाँ पर व्यू के अंदर दिखाई दे सकता है या फिर आप कैमरे टूल को कहीं भी इनबिल्ट कर सकते हैं टॉप के ऊपर। तो अभी आपको कहीं भी कैमरा टूल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने उसको अभी यहाँ से हाइड कर रखा है। तो किस तरीके से आपको कैमरा टूल लेके आना है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको फाइल पे जाना है। जैसे ही आप फाइल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उसमें से आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स दिखाई देंगी, यहाँ से आपको ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है। ऑल कमांड्स को लेने के बाद यहाँ पर देखिए, एक मिनट, मैंने फिर से ऑल कमांड ले ली। ऑल कमांड आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ रही हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आ रही हैं। तो आपको सी फाइंड आउट करना है कैमरा। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको कैमरा फाइंड आउट हो गया। आप इस कैमरे को कहीं भी इनबिल्ट कर सकते हैं। तो मैं इस कैमरे पे डबल क्लिक करता हूँ, और सॉरी, मैंने इस कैमरे पे क्लिक करा और इसको ऐड करा तो मेरा जो कैमरा है टॉप पे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा कैमरा ऐड हो गया है और मैं ओके हिट करूंगा तो मेरा टॉप रिबन में यहाँ पर कैमरा दिखाई दे रहा है। तो ये टॉप रिबन में यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा कैमरा दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो इस कैमरे टूल का अब हम यूज करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम कैमरे टूल का यूज कर सकते हैं। कैमरा टूल क्या करता है, देखिए, कैमरा टूल हमारी स्क्रीन की रिफ्लेक्शन हमें देता है, यानी कि स्क्रीन की मिरर इमेज देता है। तो मैंने हमें कैमरा टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कैमरा टूल पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके से प्लस का साइन दिखाई देगा। आपने जिसको भी सेलेक्ट करा, यहाँ से आपने इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करा, जहां तक आप सेलेक्ट करेंगे आपने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए, मैंने एक मिनट गलती कर दी। तो हमने कैमरे पे क्लिक करा और कैमरे पे क्लिक करने के बाद आप किसी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या गलती कर रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं कि पहले हमें इस बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट करा कि यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा, ए को पूरे को सेलेक्ट करा। इसके बाद कैमरे पे क्लिक करा और कैमरे पे क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पर कैमरे को ड्रॉ करा। तो आप देख पा रहे हैं हमारी जो डाटा वैलिडेशंस थी उसकी रिफ्लेक्शंस यहाँ पर
दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैं इंसर्ट होम पे गया और मैं इसके अंदर यहाँ पर इसका कलर चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ब्लू कलर के अंदर करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं हमारे कलर्स यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेम इस कैमरे टूल्स का हम यूज करने वाले हैं अपने उस जगह पे डैशबोर्ड्स के ऊपर। तो देखिए कहीं पर भी किसी में भी मैं चेंजेस कर रहा हूं तो हमारी कैमरा टूल्स के अंदर चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था कैमरा टूल्स कि हम कैमरे टूल्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैमरे टूल को ऐसे डिलीट करता हूं। तो फिर से कैमरे टूल को अब हम किस तरीके से इनबिल्ट करेंगे, तो हम कहीं से भी कुछ भी, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सेलेक्ट करा, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपको कैमरे टूल पे क्लिक करना है और कैमरे टूल पे क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो ये आपने बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। अब जब आपने बॉक्स को ड्रा करा, इस बॉक्स को आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे, कट करा और इसको अपने प्रोडक्ट के डैशबोर्ड पे लेके गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये आपने पेस्ट कर दिया। तो जिस चीज को आपने सेलेक्ट किया था वो आपको फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको फार्मूला बार के अंदर एक रेफरेंस दिखाई दे रहा है कि आपने H7 से लेके J14 तक को सेलेक्ट करा हुआ है। अब आपको इसका यूज करना है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला बार पे क्लिक करना है। आपको जो ये लिखा हुआ था आपने इसको डिलीट किया, यानी कि इजिकल टू तक आपने डिलीट करा और जो आपने नेम रेंज डिजाइन करी है डायनामिक यानी कि प्रोडक्ट के नाम से, तो हमने प्रो लिखा, प्रोडक्ट लिखा, तो हमारी प्रोडक्ट की नेम रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैंने इस नेम रेंज पे क्लिक करा और एंटर हिट किया और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया और यहाँ पर मेरा लैपटॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मैंने पिक्चर्स के अंदर जो इमेजेस लगाई थी वो पिक्चर्स के अंदर जो इमेजेस हैं देखो वो मैंने उल्टी लगा रखी हैं, तो आपको लैपटॉप को ऊपर की तरफ कर दिया और ये एलईडी को मैंने नीचे की तरफ कर दिया। तो मैं प्रोडक्ट एनालिसिस पे गया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लैपटॉप बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस लैपटॉप की जगह मान लीजिए अगर मैं डीएसएलआर को सेलेक्ट करता हूं या एलईडी टीवी को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे एलईडी टीवी दिखाई दे रहा है। मैं फोन को सिलेक्ट करता हूं मुझे फोन दिखाई दे रहा है। तो जो पिक्चर्स मैंने वहां पर इंसर्ट कर रखी थी वो सारी पिक्चर्स मुझे दिखाई दे रही हैं। आप इस पिक्चर्स पे डबल क्लिक करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसका कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, कोई भी शेप्स ले सकते हैं। तो मैंने इस पिक्चर स्टाइल को चूज किया और यहाँ पर ऐसे क्लिक किया तो मेरा ये वाला पिक्चर का स्टाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिक्चर्स के स्टाइल्स पे आप राइट क्लिक करके पिक्चर्स के बॉर्डर को नो आउटलाइन कर सकते हैं। तो मैंने नो आउटलाइन पिक्चर्स के बॉर्डर को कर दी और ये इस तरीके से मेरा डैशबोर्ड्स डिजाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कैसा रहा यहाँ तक का आपका सफर, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, आपने देखा कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे इस डैशबोर्ड्स के अंदर ये पिक्चर दिखाई दे रही थी, हमने इस पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक कैटेगरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको चेंज दिखाई दे रहा है। तो मैं इन कैटेगरी सेल्स और चेंज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े और मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद मैं इनके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को नीट एंड क्लियर दिखाई दे। मैंने इनको बोल्ड कर दिया और मैं नो फिल कर देता हूं ताकि हम चीजों को सही तरीके से डिजाइन कर सकें। तो कैटेगरी ले ली मैंने, सेल्स ले ली और मैंने यहाँ पर चेंज यहाँ पर ले लिया, कैटेगरी सेल्स और चेंज। अब मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी को यहाँ पर लेके आना है कि जो मेरा डीएसएलआर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मेरा डीएसएलआर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो एक बार सोच के बताइए कि हम किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए मैं डाटा के ऊपर गया और डाटा के ऊपर अगर मैं टॉप पे जाता हूं तो पी कॉलम के अंदर मेरे प्रोडक्ट हैं और क्यू कॉलम के अंदर मेरी कैटेगरी दिखाई दे रही है। पी के अंदर प्रोडक्ट और क्यू के अंदर मेरी कैटेगरी दिखाई दे रही हैं। तो अब हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आप सब लोगों का। तो यहाँ पर हम वी लुकअप का यूज करने वाले हैं और देखते हैं कि हम वी लुकअप को किस तरीके से यूज करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर आया और मैंने इज इक्वल टू लिखा और वी लुकअप लगाया और ब्रैकेट को क्लोज किया। लुकअप वैल्यू मेरी डीएसएलआर है, मैंने डीएसएलआर बी4 सेल पे क्लिक करा, कॉमा का साइन लगाया। टेबल एरे के लिए मैं डाटा के ऊपर गया, मैंने पी सेल को सिलेक्ट करा जहां से हमें लुकअप टेबल को स्टार्ट करना होता है। पी को सिलेक्ट करा, मैंने क्यू को सिलेक्ट करा,
फार्मूले बार पे क्लिक करा, कॉमा का साइन लगाया, 2 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, 0 लिखा ट्रू फॉल्स के लिए, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया। ओ सॉरी, मैंने एंटर हिट किया और यहाँ पर मेरी स्पेल मिस्टेक्स है। वी लुकअप के बाद मैंने शायद कहीं पर मेरी गड़बड़ हो गई है, तो एक बार हम फिर से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर वी लुकअप, ब्रैकेट को स्टार्ट करा, डीएसएलआर के ऊपर क्लिक करा, कॉमा का साइन लगाया, टेबल एरे पे गया, डाटा के ऊपर गया और डाटा के ऊपर जाने के बाद मैंने पी और क्यू को सिलेक्ट करा। पी और क्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया, कॉमा का साइन लगाने के बाद 2 लिखा, कॉमा का साइन लगाया, 0 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया और परफेक्ट मेरी यहाँ पर इसकी कैटेगरी दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वी लुकअप को लगा के हमने यहाँ पर कैटेगरी को लेके आए। तो अब हमारी कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है। कैटेगरी के बाद अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर सेल्स को यहाँ पर लेना है। तो अब हम यहाँ पर सेल्स को लेके आएंगे। तो किस तरीके से लेके आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं कि हम सेल्स को यहाँ पर किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो हमें कुछ चीज, मैं रो को इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे चीजों को समझने में और करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने सेल्स को कॉपी किया और सेल्स को मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैंने सेल्स को यहाँ पर लिया और अब हम सेल्स को किस तरीके से लेके आएंगे। तो डाटा के अंदर गया, डाटा के अंदर सेल्स के अंदर मेरे आर का कॉलम है। तो हम किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जब तक अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि हमें किस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर हम किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं सेल्स को पिकअप करने के लिए, तो एक बार जरा सोच के बताइए। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सम इफ एस का, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो हम सम इफ एस का यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने सम इफ एस लिया, यहाँ पर सम रेंज। तो मेरी सम रेंज क्या है, मैं डाटा के ऊपर गया, डाटा के ऊपर मैंने आर कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉमा का साइन लगाया, कॉमा का साइन लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1। अब वो मुझसे मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। तो मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 है प्रोडक्ट। तो मैंने पी कॉलम को क्लिक किया, कॉमा का साइन लगाया, अब मुझसे वो क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। तो आप क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं वर्किंग फाइल के ऊपर गया और वर्किंग फाइल के ऊपर में से मैंने यहाँ पर जो डायनामिक रेंज सेलेक्ट करी थी, यानी कि डीएसएलआर, मैंने I2 सेल के ऊपर सेलेक्ट करा, फिर से इस पे गया, कॉमा का साइन लगाया, मुझसे क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है। क्राइटेरिया 2 के लिए मैं फिर से डाटा के ऊपर गया और अब मेरा क्राइटेरिया 2 क्या है, मार्केट। तो मार्केट मेरी कहाँ पर है, मार्केट मेरी इस कॉलम के अंदर है, यानी कि एम कॉलम के अंदर है। मैंने कॉमा का साइन लगाया, क्राइटेरिया 2, मैं वर्किंग शीट के ऊपर गया, मैंने एपिक पे क्लिक किया और मेरा क्राइटेरिया 2 यहाँ पर आ गया। कॉमा का साइन लगाया, रेंज 3 क्या है, रेंज 3 मेरी, फिर से मैं डाटा के ऊपर गया और इस बार मेरी रेंज है वाई, मेरे जो ईयर्स हैं वो वाई कॉलम के अंदर हैं। मैंने कॉमा का साइन लगाया, फिर से क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है, मैं वर्किंग फाइल के ऊपर आया और वर्किंग फाइल पे आने के बाद मैंने 2014 पे क्लिक किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर हिट किया और यहाँ पर मेरी सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मेरी सेल्स यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मेरी सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है 2014 के अंदर। अगर मैं 15 करता हूँ तो मेरी 2015 के अंदर 0 सेल थी डीएसएलआर की, 16 करता हूँ तो मेरी 16 की सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं डीएसएलआर की जगह लैपटॉप लेता हूं तो मुझे लैपटॉप की सेल दिखाई दे रही है और मार्केट वाइज भी लेना चाहता हूं तो हम मार्केट वाइज भी अलग अलग की सेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो यूएस की सेल्स और मैं फिर से 2015 की सेल्स देखता हूं तो मुझे 2015 की सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो सेल्स के बाद जो मेरा नेक्स्ट कॉलम था वो था चेंज, कि मेरे लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं सेल्स के अंदर। तो अब हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं चेंज को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो मैंने चेंज को यहाँ पर लिया और मैंने इसको डिलीट किया और चेंज मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चेंज, देखो चेंज को समझना बहुत जरूरी है कि हम चेंज क्या दिखाने वाले हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मैंने सेल्स का फार्मूला लिया था, देखिए मैं इस फार्मूले को फ्रीज कर रहा हूं। तो यानी कि ईच एंड एवरी कॉलम को और ईच एंड एवरी सेल को मैं फ्रीज कर रहा हूं। तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, F4 का। तो मैंने F4 सब के आगे में F4 क्लिक कर रहा हूं। तो मैंने M के आगे भी करा, I3 पे करा,
JY पे करा और I4 पे भी मैंने F4 क्लिक करा और एंटर हिट करा, ताकि अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहीं भी पेस्ट करता हूँ तो वहां पर ये सेम दिखाई देगा, क्योंकि हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग डॉलर का साइन लगा के हमने यहाँ पर रो और सेल को फिक्स कर दिया है। तो अब आप जरा मेरी बात का एक जवाब दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे सेल का क्या रेफरेंस है, मेरे सेल का रेफरेंस है I4, यानी कि I4 सेल्स का रेफरेंस है। अगर मैं इस I4 में से यहाँ पर रेफरेंस देता हूं I4 -1 कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर I4 -1 करता हूं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2014 दिखाई दे रहा है। तो इसी लॉजिक का हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। इजिकल टू I4 -1 करता हूं तो यहाँ पर 2014 दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से चेंज को निकालने के लिए हमें लास्ट ईयर की सेल्स पता होनी चाहिए। तो मैंने इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर जो I4 लिखा हुआ था यहाँ से -1 करता हूँ और मैं एंटर हिट करता हूं तो मेरी 0 सेल्स दिखाई दे रही है। तो किसी की ऐसी सेल देखते हैं जो दोनों में ईयर्स में दिखा रही हो, तो परफेक्ट। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों की सेल्स यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल्स ली और यहाँ पर मेरी सेल्स इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो मैंने सेल्स क्या की थी, ध्यान से समझिए। 2015 के अंदर मेरी 2940 सेल्स दिखाई दे रही है और 2014 के अंदर मैंने कितनी सेल करी है, 13531। अगर मैं 2014 की सेल देखता हूं, ध्यान से समझिए, तो देखिए अब ये वाली सेल नीचे दिखाई दे रही है और 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, तो मेरी सेल्स 0 दिखाई दे रही है। तो इस लॉजिक का हमने बड़े बेहतरीन तरीके से यूज किया और यहाँ पर हमने चेंज के लिए एक सेल्स रेफरेंस यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने चेंज को ले लिया। अब चेंज को निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, देखिए चेंज को निकालने के लिए हमने यहाँ पर इजिकल टू लिखा, मैंने दिस ईयर का मतलब है 2014 पे क्लिक करा, ध्यान से समझिए, I8 पे क्लिक करा, माइनस किया और लास्ट ईयर सेल, इस साल की सेल में से मैंने लास्ट ईयर की सेल को माइनस करा, फार्मूला बार पे किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इसके बाद डिवाइड किया दिस ईयर की सेल से, दोबारा डिवाइड किया दिस ईयर की सेल से, एंटर हिट किया और मेरा 1 दिखाई यहाँ पर दे रहा है। इस 1 को मैंने राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद या फिर हम जर्नल में जाके यहाँ से इसको परसेंटेज के अंदर ले सकते हैं। तो आपको पता था कि 2014 के अंदर हमारी 0 सेल थी, तो इस साल मेरा 100% चेंज दिखाई दे रहा है। अगर हम फिर से देखते हैं टेबल की जगह, मैं यहाँ से फिर से फोन को लेता हूँ, तो यहाँ पर डिवीजन एरर दिखाई दे रहा है। तो डिवीजन एरर का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर डिवीजन एरर आ रहा है, तो अब हमें डिवीजन एरर्स को कंट्रोल करना है। तो अगर मेरी सेल्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है और डिवीजन एरर आता है और इस तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई देगा, तो वो बहुत गंदा लगेगा, बहुत भद्दा दिखाई देगा। तो डिवीजन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इफ एरर। तो मैंने यहाँ पर इफ एरर का यूज किया, मैंने यहाँ पर इफ एरर पे क्लिक करा और मेरा फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इफ एरर का यूज किया, इफ एरर का यूज करने के बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट कर सकते हैं और वैल्यू आपकी ये वैल्यू है, कॉमा का साइन लगाया कि अगर मेरी वैल्यू एरर है, तो वैल्यू इफ एरर, अगर मेरी वैल्यू के अंदर एरर है तो मैं क्या करूंगा, मैंने 2 कोट्स का यूज किया जो कि आप उसके अंदर पढ़ चुके हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर। मैंने स्पेस दिया, 2 कोट को क्लोज किया, या फिर मैं हाइफन दे सकता हूँ, हाइफन देके मैंने 2 किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर हिट किया। तो जब भी मेरी कोई भी एरर आएगा तो मेरा हाइफन यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब मैं फोन की 2016 की सेल देखता हूँ, तो परफेक्ट। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 2016 के अंदर मेरी 1450 मेरी सेल थी, 2016 और 15 के अंदर कितनी हो गई, तो यहाँ पर मेरी 2015 के अंदर मेरी सेल थी 3082, कितने परसेंट का चेंज आया मेरा, 101% का अप हुआ है, 101% का मेरा अप हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो अब मेरी जो सेल्स है वो रुपीज में है, लैक्स में है, करोड़ में है, हम उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल्स पे गया, फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद आप कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर ईच एंड एवरीथिंग पढ़ चुके हैं। तो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में किसी भी ब्लॉक को सिलेक्ट करा, डिलीट किया और डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 0 हिट किया, 0 का मतलब हमने डिजिट को होल्ड किया, 2 कोट्स का यूज किया और 2 कोट्स का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000,
मेरी जो सेल्स है वो 1000 के अंदर है, जस्ट मैंने 1000 हिट किया और मैंने ओके हिट किया, तो मेरी सेल्स यहाँ पर 1000 दिखाई दे रही है। तो 1450,000 यहाँ पर मेरी सेल्स दिखाई दे रही है। तो अब इसी तरीके से जो चेंज है, ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। चेंज के ऊपर अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने वाले हैं, ताकि जो मेरा चेंज है उसके अंदर मुझे एरो दिखाई दे। तो एरो दिखाई देने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप पढ़ चुके हैं। इन कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है हमारी, बताइए बताइए। होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, अब हम किस रूल का यूज करेंगे यहाँ पर हम आई कैन सेट रूल का यूज करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने अप डाउन एरो पे क्लिक करा, अप डाउन एरो को लिया, अब मैंने अप डाउन एरो पे क्लिक करा तो मेरे अप डाउन एरर के अंदर एरर दिखाई दे रहा है। तो अब इस एरर को, यानी कि ये अपवर्ड दिखाई दे रहा है, अब हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर गए। आपने डीप में पढ़ा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल पे गए और मैनेज रूल के ऊपर जाने के बाद अब हम इस रूल को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं ये आप लोगों को पता है। हम एडिट रूल पे गए, मैंने रूल को एडिट करा और यहाँ पर मेरी एक नई विंडो ओपन होके दिखाई दे रही है। तो इस रूल को एडिट करने के बाद अब हम इस रूल को एडिट करते हैं। तो मैं कुछ गलतियां करूंगा आपको समझाने के लिए, एक बार गलती करूंगा फिर आपके साथ बात करूंगा, फिर गलती करूंगा फिर बात करूंगा, ताकि आप इस रूल को ढंग से समझ पाए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था, हमने यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको ले लिया। तो अगर मेरी वैल्यू, ध्यान से समझिए, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के, देखिए मैंने क्या लिखा, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो मुझे क्या दिखाई दे, अपवर्ड एरो दिखाई दे। अब अगर मेरी वैल्यू 0 1 से छोटी है, अगर मेरी वैल्यू 1 से छोटी है और ग्रेटर देन है 0 से, तो क्या दिखाई दे मुझे, क्या दिखाई दे। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर हम 0 लिख के देखते हैं एक बार। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो अब मेरी 0 से छोटी है तो अब क्या दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको अपने लॉजिक को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से लॉजिक को लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लेके देखता हूँ, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आपको इस तरीके से अलग अलग अपने लॉजिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने ये लिया, इसके बाद इसको लिया और इसके बाद मैं लेस देन 1 कर देता हूँ और मैं ओके हिट करके देखता हूँ और मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो अब मेरा डाटा क्या सही दिखाई दे रहा है। मैं फिर से देखता हूँ, मैं फोन की जगह मैंने डीएसएलआर पे आता हूँ, डीएसएलआर के अंदर 100% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। मैं फिर किसी चीज को चेक करके देखता हूँ, लैपटॉप पे गया, लैपटॉप के अंदर 1.73 की गैप दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2014 की जगह 14 करता हूँ तो मेरा डैश दिखाई दे रहा है। तो लगभग मेरा फार्मूला परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके देखिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मेरा अप होता हुआ, मेरा डाउन होता हुआ। यहाँ पर आप बाइंडर्स को लीजिए, देखिए, और आप किसी और चीज को लेके देखेंगे तो कुछ भी चीज को लेके देखेंगे वो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं 14, 15, 16, आपको देखिए परफेक्ट दिखाई दे रहा है, 0% दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया आपका डाटा यहाँ पर मूव हो रहा है और सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं। परफेक्ट। तो अब हमने यहाँ पर चेंज को यहाँ पर हम सीख चुके हैं। तो अब हमने कैटेगरी लगा दी, सेल्स लगा दी, चेंज लगा दिया। अब चेंज के लगाने के बाद अब हमें क्या लेना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप अलग अलग तरीके से किन किन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की रेटिंग लेनी है, प्रोडक्ट की रेटिंग लेने के बाद फिर हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट के टोटल रिव्यूज लेने हैं। तो इस तरीके से मैं आपके सिर्फ फार्मूलों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से अपने लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट की रेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, बोल्ड करा और बोल्ड करने के बाद इसको नो फिल कर देता हूँ ताकि हम लोग इन चीजों को समझ पाए। और मैंने नो फिल करा और इसको मैं ब्लैक में ले लेता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब प्रोडक्ट की रेटिंग को निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग। तो मेरी डाटा के ऊपर आया और हम प्रोडक्ट की रेटिंग देखते हैं, हमारी रेटिंग कहाँ पर है। तो मेरी रेटिंग यहाँ पर, मेरी रेटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो मेरी ये सारी रेटिंग्स हैं और मेरी रेटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो किस फार्मूले का मैं यूज कर सकता हूँ प्रोडक्ट की रेटिंग को निकालने के लिए।
देखो फार्मूला लगाना आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको अपना लॉजिक अपने आप लगाना पड़ेगा। तो किस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो एक बार जरा बताइए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। परफेक्ट आंसर नहीं है अभी तक किसी का, बिल्कुल गलत जवाब। बहुत से लोगों का गलत जवाब है कि वी लुकअप का यूज करेंगे। देखिए वी लुकअप का यूज किस तरीके से करेंगे हम, एच लुकअप का यूज किस तरीके से करेंगे हम, इसके अंदर हम यूज करेंगे दोस्त एवरेज फार्मूले का। गलत जवाब। इंडेक्स और मैच का भी यूज नहीं करेंगे। आप समझिए कि यहाँ पर हमें क्या लेना है दोस्त, यहाँ पर हमें लेना है रिव्यूज की एवरेज। देखिए रिव्यूज के अंदर वी लुकअप थोड़ी लेना है हमें, एच लुकअप थोड़ी लेना है हमें। हमारा प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रहा है और हमारे उस प्रोडक्ट की बार बार रेटिंग निकल के आ रही है। तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एवरेज फार्मूले का। तो अब हम यहाँ पर एवरेज फार्मूले को लगा के देखते हैं। तो इजिकल टू एवरेज, तो मैंने एवरेज लिखा और यहाँ पर मेरा एवरेज इफ एस फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो फिर से यहाँ पर हम एवरेज इफ एस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे सम इफ एस था ऐसे ही हमारा एवरेज इफ एस का फार्मूला है। तो एवरेज रेंज क्या है हमारी, फिर से डाटा के ऊपर जाएंगे और मैंने रेंज डब्ल्यू मैंने यहाँ पर रेंज ले ली। ध्यान से समझिए, कॉमा का साइन लगाया। क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, बिल्कुल ठीक जवाब, हमने पी को लिया, कॉमा का साइन लगाया। क्राइटेरिया क्या है, वर्किंग शीट के ऊपर गया, मैंने क्राइटेरिया क्या लिया, मैंने यहाँ पर I2 सेल को क्राइटेरिया लिया। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरी, मैं फिर से अपने डाटा के ऊपर गया और मेरी मार्केट एम कॉलम मेरी रेंज 2 है। मैंने फिर से कॉमा का साइन लगाया। क्राइटेरिया क्या है, मैं फिर से कहां पर आया, वर्किंग शीट के ऊपर आया और मैंने यूएस पे क्लिक किया। फिर से कॉमा का साइन लगाया। क्राइटेरिया 3, डाटा की शीट के ऊपर गया, मैंने ईयर्स पे क्लिक करा, कॉमा का साइन लगाया और कॉमा का साइन लगाने के बाद मुझे क्राइटेरिया 3 देना है। वर्किंग शीट के ऊपर आया, 2014 पे क्लिक करा, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया और मेरी 4.5 की रेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम फिर से रेटिंग्स को देखते हैं। मैं फोन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे फोन की रेटिंग्स आ रही है और यहाँ पर मेरा फिर से एरर दिखाई दे रहा है, डिवीजन एरर, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग मेरी फिर से 0 दिखाई दे रही होगी। तो फिर से हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर इफ एरर फार्मूले का। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपने इफ एरर फार्मूले का सही तरीके से यूज नहीं किया तो आप कुछ को सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कॉमा का साइन लगाया, 2 कोट्स का यूज किया, डैश का साइन लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया, यस किया और मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट की रेटिंग का फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फोन, डीएसएलआर की रेटिंग 3 रेटिंग दिखाई दे रही है। अब हम किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं दोबारा से, तो ध्यान से समझिएगा। मैं टोटल रिव्यूज को यहाँ पर हिट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक नया बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें समझाने जा रहा हूँ। देखिए रेटिंग्स का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। रेटिंग्स का हम यूज करते हैं या तो अपने एचआर के अंदर, या तो हमारी रेटिंग 10 हो सकती है या रेटिंग हमारी 5 हो सकती है। तो हम कुछ भी रेटिंग्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर 5 रेटिंग ली और यहाँ पर मैंने 10 रेटिंग ली। तो ये मेरी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम फॉर्मेटिंग का, हम किस तरीके से इसके अंदर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करनी है। तो ये मेरी वैल्यू है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर इजिकल टू लिखा और इस वैल्यू को यहाँ पर एंटर हिट कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को रेफरेंस दिया, 10 को मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया। अब जहां तक मैंने रेफरेंस दिया, उसके बाद अगर मेरी 5 रेटिंग है तो इस कॉलम को मिला के मुझे 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, यानी कि यहाँ तक मुझे फिफ्थ रो तक लेके आना है। वाई कॉलम के अंदर मैंने इजिकल टू लिखा, एक्स पे क्लिक करा, -1 कर दिया और इसको यहाँ से इस तरीके से खींचा और मेरे यहाँ तक 1 तक दिखाई दे रहा है। तो 5 4 3 2 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इजिकल टू -1 करा और यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है। तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 9 कॉलम तक यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, ध्यान से समझिए, मैंने 5 की जगह 2 करा तो यहाँ पर 2 1 0 -1 और -2 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूं तो यहाँ पर मुझे 5 4 3 2 1 0 1, तो यहाँ पर हमारी रेटिंग्स कुछ भी होंगी, बॉक्स हमारे सेम रहने वाले हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर 5 करता हूं और यहाँ पर मैं फिर से 10 करता हूं तो मेरी ये 10 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन बॉक्सों को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट आइकन सेट रूल्स पे जाएंगे और स्टार रेटिंग के रूल को अप्लाई करेंगे।
फिर से मैंने इन सबको सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, आइकन सेट रूल्स पे गया और रेटिंग्स में मैंने स्टार रेटिंग को सेलेक्ट करा। तो अभी मेरी रेटिंग फिर से गलत दिखाई दे रही है क्योंकि 5 स्टार होने पे मेरे जो ब्लैंक बॉक्स नहीं दिखाई देने चाहिए। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया, ध्यान से समझिए, मैनेज रूल पे गया, एडिट रूल पे गया और फिर से मैं इस रूल को एडिट कर रहा हूँ। तो क्या एडिट कर रहा हूँ, इस बार मैं फिर से जो मेरी परसेंटेज दिखाई दे रही थी, तो मुझे क्या करना है, जो मेरी परसेंटेज दिखाई दे रही थी इसको मैंने नंबर्स में ले लिया और इसको भी मैंने नंबर्स में ले लिया। तो अब मुझे क्या दिखाना है, इफ व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इस बार मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ। इस बार मैंने ले लिया व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से समझिए कि अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अब हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मेरा पूरा या फिर इजिकल टू और 1 है कि ग्रेटर देन और इजिकल टू 1 है तो मुझे फुल स्टार दिखाई दे। अगर 1 से छोटी है, ध्यान से समझिए, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है और 0 से बड़ी है तो मुझे क्या दिखाई दे, मुझे यहाँ पर हाफ स्टार दिखाई दे। अगर मेरी 0 से छोटी है तो मुझे नल दिखाई दे और मैंने ओके करा। ध्यान से समझिए मैंने किस फार्मूले का यूज किया है। इस तरीके से लॉजिक लगाया और ओके हिट किया और मैंने अप्लाई किया। तो अब आपको यहाँ पर पूरे 5 स्टार भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई करता हूँ। दोबारा से समझिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट रूल्स पे गया, रेटिंग्स के ऊपर गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैनेज रूल्स पे ऊपर गया, एडिट रूल्स के ऊपर गया और मेरे एडिट रूल्स के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पर परसेंटेज की जगह नंबर्स लिए और यहाँ पर भी मैंने नंबर्स को ले लिया। मैंने यहाँ पर क्या किया था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अगर 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, देखिए यहाँ पर मैंने इजिकल टू का यूज किया था, इस तरीके से यूज किया, ओके हिट किया और अप्लाई किया और अब मेरे 10 के 10 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 की जगह 3 आएगा तो अब मेरे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और बाकी बॉक्स मेरे 2 बॉक्स मेरे हाफ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ 3.5 करता हूँ तो आप देखिए क्या दिखाई देगा। तो अब 3 स्टार्स और मेरे बॉक्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा परफेक्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने फिर से इनको सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैनेज रूल्स पे गया, एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद शो आइकन ओनली पे क्लिक किया, शो आइकन ओनली, और मैंने ओके हिट किया, अप्लाई किया और मुझे आइकन दिखाई दे रहे हैं। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैनेज रूल्स पे गया, एडिट पे गया, शो आइकन ओनली पे क्लिक करा, ओके करा, अप्लाई करा और मुझे आइकन दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कितना बढ़िया और कितने बढ़िया तरीके से हमने इस फार्मूले को लगाना सीखा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं, कहां पर, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पर, ये बात यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हमें किस चीजों को किस किस तरीके से लेना है। तो प्रोडक्ट की रेटिंग के लिए तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर अपने कुछ चीजों को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप उसको डिजाइन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम भी हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से 2 कॉलम यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट करे तो 1 2 3 4 5 परफेक्ट, और मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किए, मेरे कॉलम्स यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, इजिकल टू, मैंने यहाँ पर 3 पे क्लिक करा, एंटर हिट किया, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। इससे अगले कॉलम में इजिकल टू ये -1 करना है, तो यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम में 1 दिखाई देगा, फोर्थ में मुझे 0 दिखाई देगा और उसके बाद मुझे -1 दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये मेरे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आइकन सेट रूल्स पे गया, रेटिंग के ऊपर क्लिक करा और मेरी रेटिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैनेज रूल्स पे गया, एडिट रूल्स के ऊपर गया और अब हम इस रूल्स को एडिट करने वाले हैं। तो कैसे एडिट करा था, हमने नंबर्स पे क्लिक करा और फिर से यहाँ पर नंबर्स पे क्लिक करा। यहाँ पर हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था, तो मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन 1 लिया था। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, सिर्फ ग्रेटर देन, यहाँ पर इस तरीके से लिया, ओके हिट किया और यहाँ पर आइकन शो आइकन ओनली पे क्लिक करा, ओके हिट किया, अप्लाई किया और ये मेरी रेटिंग्स दिखाई दे रही हैं। डीएसएलआर की जगह मैं लैपटॉप को सिलेक्ट करता हूं तो फिर से मेरे यहाँ पर एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इफ एरर फार्मूले का
यूज करना है। तो जहां पर एरर आ रहे होंगे वहां पर आप इफ एरर फार्मूले का यूज करके आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से गए और यहाँ पर मैंने इफ एरर फार्मूले का यूज किया। तो मैंने इफ एरर फार्मूले का यूज किया, कॉमा का साइन लगाया, अगर मेरी वैल्यू के अंदर एरर आ रहा है तो मैंने इस टू कोट्स डैश लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया, ओके किया और मेरा एरर यहाँ, सॉरी मैंने टू कोट्स को क्लोज नहीं किया, क्लोज किया, एंटर हिट किया और मेरा एरर यहाँ पर रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम अपने सारे एरर्स को यहाँ पर रिमूव करेंगे। इफ एरर लगा के लास्ट में गए, कॉमा का साइन लगाया, टू कोट्स दिया, डैश लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया और ये मेरा सारे के सारे इफ एरर को मैं यहाँ पर रिमूव करता जा रहा हूँ। यहाँ पर इफ एरर, फिर से कॉमा का साइन लगाया, टू कोट्स लिखा, डैश लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया। एरर को कंट्रोल करना ताकि आपके डैशबोर्ड के अंदर गंदी चीजें ना दिखाई दें। इफ एरर, आपने इफ एरर को लिया, फिर से वैल्यू पे क्लिक करा, टू कोट्स लिए, डैश का साइन लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया और ये मेरा आपको डैश रेटिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं एलईडी टीवी 2014 के अंदर जीरो सेल थी, 15 के अंदर, 16 के अंदर। तो जहां पर हमारी सेल्स आ रही होगी, जहां पर हमारी रेटिंग आ रही है, वहां पर हमारी चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट की रेटिंग के अकॉर्डिंग कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट की रेटिंग को कंट्रोल किया। इसके बाद टोटल रिव्यूज, देखिए इसके बाद आपको अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करनी है। मुझे टोटल रिव्यूज लेने हैं, फिर से समझिए कि मुझे टोटल रिव्यूज किसके लेने हैं। मुझे टोटल रिव्यूज लेने हैं एलईडी टीवी के, यूएस के और 2016 के अंदर मुझे टोटल रिव्यूज लेने हैं। तो टोटल रिव्यूज मुझे कहाँ से लेने हैं? मुझे टोटल रिव्यूज लेने हैं डाटा में से। मेरे टोटल रिव्यूज कहाँ पर है? मेरे ये रिव्यूज का कॉलम है। अब मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस ईयर के अंदर मेरे कितने रिव्यूज आए थे, मुझे उनको काउंट करना है। तो इसके लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? बताइए कि किस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं डाटा के अंदर टोटल रिव्यूज को काउंट करने के लिए? इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं काउंट इफ एस का। बहुत सही जवाब। तो यहाँ पर हम काउंट इफ एस का यूज कर सकते हैं। तो काउंट इफ एस, देखिए काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, इन इफ का फार्मूले का हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमारा सिंगल क्राइटेरिया हो। जहां पर हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं वहां पर हम इफ एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप काउंट इफ एस का यूज करके इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो अब मैं काउंट इफ एस के फार्मूले को दोबारा से नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर आप काउंट इफ एस के फार्मूले को लगा के अपने आप इसको देखिएगा कि हम किस तरीके से ले सकते हैं। मेरा मेरा जो मानना है वो है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊं। अब मैं यहाँ पर लेता हूं टॉप कमेंट। तो अब मैं यहाँ से टॉप कमेंट लेता हूं। तो टॉप कमेंट के लिए मैंने इजिकल टू लिखा और वी लुकअप लिखा। कोई भी, अब आप लॉजिकल लगाना सीख गए हैं। तो मैंने एलईडी टीवी के ऊपर गया, कॉमा का साइन लगाया, मैं डाटा के ऊपर गया और डाटा के ऊपर जाने के बाद मैंने प्रोडक्ट में से कमेंट को उठा लिया, जस्ट ऐसे ही कॉमा का साइन लगाया, नो किया, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर हिट किया और मेरा टॉप कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इन सेल्स को यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ। तो मैंने मर्ज कर दी और इन दोनों सेल्स को भी यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और ये मैंने मर्ज किया और सेंटर लाइन किया और फिर से व्रिम्प टेक्स्ट किया और मेरा यहाँ पर टॉप कमेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरा टॉप कमेंट भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब मेरा कुछ डैशबोर्ड्स का लुक आना चालू हो गया है। अब इसके बाद मेरे डैशबोर्ड्स के अंदर और क्या क्या चीजें रह गई। तो मेरा ये हिस्सा डिजाइन हो चुका है। अब मुझे प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ पर लेना है, प्रोडक्ट्स का डाटा। तो प्रोडक्ट्स के डाटा को लेने के लिए अब हमें क्या करना है? तो अब मुझे प्रोडक्ट्स के डाटा को लेना है। तो हम डाटा को लेने के लिए हम अपनी शीट के ऊपर गए और यहाँ पर हम लेना चाहते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट के डाटा को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट का डाटा। तो प्रोडक्ट के डाटा को लेते हैं। तो प्रोडक्ट के डाटा के अंदर हम क्या क्या चीजें लेने पाते हैं? तो प्रोडक्ट के डाटा के लिए तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट का ही पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इजिकल टू लिखा और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का डाटा को यहाँ पर नहीं लेते, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के डाटा के लिए तो सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट ही लेने हैं। तो मैं वर्किंग फाइल के ऊपर गया और मैंने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट एनालिसिस पे गया और यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिए। तो मेरे सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब मुझे प्रोडक्ट के डाटा के अंदर क्या चीज दिखानी है? मुझे प्रोडक्ट के डाटा के अंदर टोटल सेल दिखानी है। तो क्या दिखाना है प्रोडक्ट के डाटा के अंदर? मुझे सेल्स दिखानी है, मुझे प्रॉफिट दिखाना है, मुझे क्वांटिटी दिखानी है, मुझे डिस्काउंट दिखाना है
और मुझे शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर दिखानी है। तो अब इन चारों चीजों को हम कैसे दिखाएंगे? तो अब हम अपनी फिर से वर्किंग फाइल के ऊपर जाते हैं। वर्किंग फाइल के ऊपर गए, डाटा के ऊपर गए, तो अब हमें क्या चीजें लेनी है? सेल्स ले लेते हैं, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट। तो मैंने इन सारे डाटा को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम प्रोडक्ट के एनालिसिस बोर्ड पे गए और मैंने यहाँ पर हिट किया। अब मैंने यहाँ पर हिट किया और यहाँ पर हिट करने के बाद मेरे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसका जूम करा हुआ है और मैंने जूम को थोड़ा क्लोज किया, तो मेरे ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? अब हम यहाँ पर डाटा को किस तरीके से ले सकते हैं? तो अब हम डाटा को यहाँ पर अलग अलग सेल्स पे आप देख पा रहे हैं, हमने सम इफ एस का फार्मूला लगाया है। कि हमने किस फार्मूले का यूज किया है? हमने यूज किया है सम इफ एस फार्मूले का। तो आप भी सम इफ एस का फार्मूले का लगा के यहाँ से डाटा को उठा सकते हैं। तो मैं फार्मूले को नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ यहाँ से डाटा को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हम किस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने सम इफ फार्मूला लगाया, तो अभी आपको डाटा चेंज होता हुआ ये देखिए। और मैं यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ, फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू ले ली है ताकि हमारा अब फार्मूलों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज ले ली और मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए मेरी ये डायनामिक वैल्यू है और मैंने फार्मूले को लगा के यहाँ पर वैल्यू को ले लिया। तो फार्मूला आप लगा सकते हैं सम इफ एस का फार्मूला, और यहाँ पर आपकी वैल्यू डायनामिक आनी स्टार्ट हो जाएगी। वैल्यू के डायनामिक आने के बाद अब इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था हमारा कि जब भी हम यहाँ पर बाइंडर को सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारे जो प्रोडक्ट की जो रोज है वो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए, एलईडी टीवी को सिलेक्ट करा था तो एलईडी टीवी दिखाई दे रहा था, टेबल को सिलेक्ट करा था तो टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको टेबल्स दो जगह थे गलती से, तो आपको दो जगह यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं? तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए मैंने इस ओवरऑल डाटा को सेलेक्ट करा, ध्यान से समझिए। मैंने इस ओवरऑल डाटा को सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैं न्यू रूल पे ऊपर गया। अब हम यूज फार्मूला टू डिटरमाइन रूल बनाएंगे। तो आपको पता है मैंने सारे के सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सारे रूल्स को कवर किया है। तो यहाँ पर हम क्या रूल देना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम देना चाह रहे हैं इज इक्वल टू लिखा, अगर ये सेल ध्यान से समझिए B4 सेल, B4 के आगे डॉलर साइन लगा हुआ है क्योंकि मुझे इसको फिक्स रखना है, इज इक्वल टू है किसके? ध्यान से समझिए, इसके इक्वल टू। दोबारा से देखिए, मैंने पूरे को सिलेक्ट करा, यहां से यहां तक इसको पूरे को सिलेक्ट करा, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल्स के ऊपर गया और फिर से मैं यूज रूल पे गया। अगर इज इक्वल टू B4, मैंने B4 सेल इज इक्वल टू है मेरे फोन के, तो मैंने फोन R5 पे क्लिक करा, R5 पे। तो अब मुझे क्या करना है? ध्यान से समझिए कि क्या मुझे क्या करना है। R5, अब मेरा जो R कॉलम है वो तो फिक्स है, ध्यान से समझिए, मगर जो 5 है वो मेरा फिक्स नहीं रहने वाला। तो जब भी आप क्लिक करते हैं तो परमानेंट डॉलर साइन आ जाता है, तो मैंने डॉलर साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर मेरे ये इसके बराबर है तो अब हर सेल को वो काउंट करेगा, बराबर है तो मैं फॉर्मेट के ऊपर गया। फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद आप कोई भी फिल इफेक्ट ले सकते हैं, बॉर्डर ले सकते हैं अगर आप बॉर्डर भी देना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप बॉर्डर देना चाहते हैं ग्रीन कलर का, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर भी यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर का दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर के बाद फॉन्ट को आप इटैलिक या बोल्ड करना चाहते हैं, आप इटैलिक और बोल्ड कर सकते हैं। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा और ओके हिट किया, तो इस तरीके से मेरी फॉर्मेटिंग हो गई और मैंने ओके हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर ये ग्रीन कलर का भी दिखाई दे रहा है, और एलईडी टीवी की जगह अगर मैं यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो ये टेबल दिखाई दे रहा है। टेबल की जगह अगर मैं फोन सेलेक्ट करता हूँ तो फोन सेलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर डिजाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना डाटा, कोई भी डाटा लेके आ सकते हैं और इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने फाइनल पड़ाव के ऊपर आते हैं। अब हम फिर से डैशबोर्ड के ऊपर गए। अब यहाँ पर मैंने मार्केट वाइज सेल्स ले रखी है, मार्केट वाइज डाटा, मार्केट वाइज डाटा। तो मार्केट वाइज डाटा के लिए मैंने वर्किंग शीट के ऊपर इस तरीके से मार्केट वाइज डाटा लिया हुआ है। तो मैं इसी डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और इसी डाटा को यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ वर्किंग शीट के ऊपर।
तो मैंने राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल करा और वैल्यू ले ली है। तो मैंने ये मार्केट वाइज डाटा को यहाँ पर डिजाइन करा। तो क्या डिजाइन किया है, अब हम उसके बारे में यहाँ पर अपने मेन कॉन्सेप्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डैशबोर्ड के ऊपर गए, यहाँ पर मैंने मार्केट ले ली, यूएस, एपिक, अफ्रीका, थोड़ी सारी मार्केट ले ली। और मार्केट को लेने के बाद मैंने यहाँ पर इन सब के लिए सेल्स यहाँ पर ले ली, प्रॉफिट यहाँ पर ले लिया, टोटल है ये, सेल्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया और कॉस्ट ले ली। तो आपने इस तरीके से सेल्स ले ली, प्रॉफिट ले लिया और कॉस्ट ले ली। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, समीफ का फार्मूला, और आपने इस तरीके से जैसे हम फार्मूले लगा रहे थे, आपने उसी तरीके से सारे फार्मूले लगा के यहाँ पर आपने डाटा को डिजाइन कर लिया। अब आपने डाटा को डिजाइन करा, मान लीजिए यहाँ पर टोटल नहीं है, तो आपने ये डाटा फार्मूलों के साथ यहाँ पर डिजाइन कर लिया। मार्केट, सेल्स और प्रॉफिट लिया, यहाँ पर आपने इस तरीके से लिया और यहाँ पर आपने समीफ फार्मूलों का यूज किया। समीफ फार्मूला का यूज करके यहाँ पर आपका डाटा आ गया। इस डाटा के थ्रू आपने यहाँ से इस पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, चार्ट पे गए, यहाँ से आप चार्ट पे गए और कोई भी चार्ट यहाँ से आपने प्लॉट किया। चार्ट्स को प्लॉट किया, फिर से राइट क्लिक करा, ऐड डाटा लेबल्स करे और यहाँ पर आपका चार्ट्स दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पे गए, आपने इसको बोल्ड करा चार्ट्स के ऊपर, या फिर आपने इस पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे गए और फॉर्मेट डाटा लेबल्स के बाद आपने यहाँ पर वैल्यूज के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। परसेंटेज लेना चाहें आप परसेंटेज ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से वैल्यूज ली और आपने परसेंटेज भी यहाँ से ले ली, सॉरी आपने यहाँ से परसेंटेज ली और यहाँ पर आपको चार्ट डिजाइन हो गया। इसकी अलाइनमेंट, लेआउटिंग आप चार्ट्स की किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपने हमने लास्ट सेशंस में भी समझा था। तो आपको पता है कि प्लॉट एरिया क्या होता है, हमारे एक्सेस को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेबल्स को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे गया, मैं फिल्स पे गया और मैंने नो फिल कर दिया। मैं बॉर्डर्स के ऊपर गया और बॉर्डर्स के ऊपर जाने के बाद मैंने क्या किया, नो लाइन, मैंने बॉर्डर्स की लाइन को भी नो कर दिया। तो अब मेरा ये चार्ट ट्रांसपेरेंट चार्ट यहाँ पर बन चुका है। मैंने इस चार्ट को छोटा किया, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये मेरे बोल्ड कर दिया फॉन्ट। इस चार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया या कट किया, कुछ भी कर सकते हैं। आपने कट किया इस चार्ट को और इस चार्ट को आपने प्रोडक्ट एनालिसिस बोर्ड पे यहाँ पर पेस्ट कर दिया फार्मूलों के साथ। देखिए फार्मूलों से वो आपने चीजें डिजाइन की थी, तो जब भी आप उसके अंदर कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, मार्केट वाइज डाटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा मार्केट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर मार्केट वाइज डाटा। तो मैंने मार्केट वाइज डाटा ले लिया और ये मेरा मार्केट वाइज डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये डाटा यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी के बाद मैं फिर से अपनी वर्किंग शीट पे गया। अब मैंने अगले चार्ट्स को डिजाइन करा। मैंने मार्केट ली, मैंने मार्केट को सेलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबाया, प्रॉफिट को सिलेक्ट करा, मार्केट और प्रॉफिट के साथ मैं इंसर्ट पे गया और मैंने फिर से वही चार्ट्स डिजाइन करा। चार्ट्स डिजाइन करने के बाद ऐड डाटा लेबल्स करे, डाटा लेवल्स पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डाटा लेवल्स पे गया और परसेंटेज को यहाँ पर ले लिया। ये परसेंटेज यहाँ पर ले ली और फिर से मैंने चार्ट्स पे क्लिक करा, फॉर्मेट चार्ट्स टाइप पे आ गया, फिल पे गया, नो फिल करा, नो बॉर्डर किया और मेरा चार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो मेरे नीचे के रीजन्स थे उनको मैंने रिमूव किया, चार्ट्स को मैंने स्मॉल किया। चार्ट्स को स्मॉल करने के बाद मैं होम पे गया, फॉन्ट साइज छोटा करा थोड़ा सा ताकि ये सेट हो जाए, बोल्ड किया, थोड़ा सा बिग किया और ये मेरा चार्ट प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये मेरा प्रॉफिट के साथ चार्ट बन गया। इस चार्ट को मैंने फिर से राइट क्लिक करा, कट करने के बाद प्रोडक्ट एनालिसिस बोर्ड पे गया और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम चार्ट मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट को मैं फिर से इसके बराबर कर सकते हैं। परफेक्ट, दोनों चार्ट्स मेरे ठीक ठाक चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बिग करा और मेरा चार्ट्स यहाँ पर डिजाइन हो गया। थर्ड चार्ट फिर से आपको कैसे ले सकते हैं, मार्केट, कॉस्ट ली, मैंने मार्केट ली और मैंने मार्केट को सिलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबाया, कॉस्ट को सिलेक्ट करा, इंसर्ट के ऊपर गया, चार्ट्स पे गया, कोई भी चार्ट्स लिया, राइट क्लिक करा, ऐड डाटा लेवल्स पे गया, डाटा लेवल्स पे राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डाटा लेवल्स पे गया, परसेंटेज पे गया और ये मेरी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कॉस्ट को डिलीट कर दिया। यहाँ से अब हम अपने अकॉर्डिंग इसकी लेआउट और डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। तो फिर से मैंने चार्ट्स को छोटा सा किया, होम के ऊपर गया, फॉन्ट थोड़ा सा कम किया, बोल्ड किए और फॉन्ट मेरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया पे गया, नो फिल किया, नो लाइन किया और मेरा चार्ट यहाँ पर राइट क्लिक करा, कट करा,
और मेरा प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस पे गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस चार्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा मार्केट वाइज मेरा क्या 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 चीजें आ गई, मेरे मार्केट वाइज सेल्स आ गया, मार्केट वाइज प्रॉफिट आ गया और कॉस्ट आ गई, सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट। तो अब हम प्रोडक्ट पेज पे गए और यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स, तो यहाँ पर मैं कैपिटल में लिखता हूँ सेल्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पर ली कॉस्ट। अब हम यहाँ पर इनका सम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, आपको पता है सम के फार्मूले, इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर सम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सम, सेल्स का सम यहाँ पर ले लिया। या फिर एक नया तरीका और देखते हैं, मैंने इसको डिलीट करा, वर्किंग फाइल पे गए, इन सबको सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने सम इस तरीके से ले लिए। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग फाइल के ऊपर इन तीनों का सम ले लिया। कुछ भी तरीका, देखिए कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। तो इजिकल टू करा, सेल्स के यहाँ पर वर्किंग फाइल के ऊपर गया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मेरा सेल्स आ गया। इजिकल टू किया, वर्किंग फाइल के ऊपर गया, प्रॉफिट पे क्लिक करा, एंटर हिट किया, मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कॉस्ट पे क्लिक किया, इजिकल टू वर्किंग फाइल पे गया, कॉस्ट पे क्लिक करा और एंटर हिट करा और मेरा यहाँ पर कॉस्ट दिखाई दे रही है। तो इनको सेंटर लाइन करा, सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट मेरा सारा दिखाई दे रहा है। तो अब मेरा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो चुका है। और ज्यादा आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो आपको पता है किस तरीके डिजाइनिंग करनी है। तो मैं एक बार फिर भी करके दिखा देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इस पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इस पूरे डाटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा और इस डाटा को मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक कलर का। तो मैंने ये ब्लैक कलर का करा और सारे फॉन्टों को मैं व्हाइट कर देता हूँ और ये फॉन्ट मेरे व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इन फॉन्टों के कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो आप कोई भी लेआउटिंग, कोई भी डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मुझे जो लास्ट ईयर की सेल्स दिखाई दे रही है, इसके फॉन्ट के कलर को ही मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि मुझे ना दिखाई दे। और अब मेरा डाटा यहाँ पर इस तरीके से शाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनको, इसके मैं कलर को कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं। तो अब हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग हमारी इस तरीके से, टोटल रिव्यूज, टॉप कैटेगरी। तो कितना देखिए, सिर्फ 2 घंटे के अंदर हम साथ हैं, लगभग 1.5-2 घंटे से अंदर आपको सिखा भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ और हमने यहाँ पर अपने डाटा को डिजाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट वाइज को मैं नाम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर इसको कोई और कलर दे देते हैं। तो मार्केट वाइज सेल्स डाटा, आप कहीं पर कोई लाइन लगाना चाहते हैं, मान लीजिए शेप्स में गए और मैं यहाँ पर एक लाइन देना चाहता हूँ, इनके बीच में इस तरीके से लाइन देना चाहता हूँ और आप लाइंस के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप लाइंस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इजिकल टू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप फोन पे क्लिक करना चाहें तो आप यहाँ पर फोन लिख सकते हैं। इसके थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके फॉन्ट को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये और बेटर हो जाएगा, ये परफेक्ट। और ये इस तरीके से आप कुछ भी लेआउटिंग, डिजाइनिंग, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। कॉन्सेप्ट आप समझते जा रहे हैं, आपकी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने फार्मूले एंड फंक्शंस का यूज किया, हमने डाटा वैलिडेशंस का यूज करा, हमने इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करा, हमने नेम मैनेजर का यूज करा, हमने वीलुकअप कमांड का यूज करा, हमने सम कमांड का यूज करा, हमने काउंट इफ का यूज करके देखा, यहाँ पर हमने एवरेज इफ एस का यूज करा। अलग अलग फार्मूलों को थ्रू हमने कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कितना बेटर यूज करके यहाँ पर इस डैशबोर्ड को डिजाइन किया है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके के डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं और ये आपको पता ही है कि आप इस डैशबोर्ड पे जब क्लिक करते हैं तो किस तरीके से आप चीजों को हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीजों को आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों कितना मजा आया इस डैशबोर्ड को सीखने में और इस डैशबोर्ड के साथ हम और ज्यादा चीजें किस तरीके से कर सकते हैं ये आप लोगों को पता। तो दोस्तों आज के सेशन में इस डैशबोर्ड्स के ऊपर जो हमने बात करी है उस पे हम यही बात करते हैं और अब हम कुछ और ज्यादा बातें करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।